तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज AECC, ठीक है, का एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसे हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोला जाता है, उसका सेट सी, ठीक है, सेट सी, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये हमारा सेट सी है और पूछा गया पेपर है UGC द्वारा CBCS पैटर्न पर आधारित। यह एक यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया एग्जाम है, 2021 में एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फुल मार्क्स 40 है एंड टाइम आपको 1.5 घंटे समय दिए जाते हैं। पेपर आपका होता है पूरा का पूरा पेपर 50 नंबर का, 10 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, जिसमें इंटरनल एग्जाम होता है और आपके मार्क्स के साथ रिलेशन वगैरह भी देखा जाता है इसमें। तो 10 नंबर होता है आपका कॉलेज की ओर से एंड 40 नंबर इस पेपर में। तो 40 नंबर के लिए 1.5 घंटा समय दिया जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो यह पेपर पूरा का पूरा, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही उत्तर आपको चुनना होता है। अब आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस टाइप से हैं। और इसके पहले हमने AECC पे लगभग 10 से 11 वीडियो बना चुके हैं। क्वेश्चन पेपर आपको लगभग 5 से 6 दे दिए हैं एंड प्रैक्टिस सेट के लिए 4 से 5 वीडियो दे दिए हैं। अब आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हिंदी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी इंग्लिश में, और कभी दोनों लैंग्वेज में ही दे देता है। तो आपकी इसीलिए इस पेपर में जो है अधिकांश बच्चे फेल कर जाते हैं। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता हो तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब होता है वन उन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा है भाई, तो समझने में उसको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अपना जो है अच्छा सा प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, फिर भी अगर आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। पास के लिए इसमें आपको लाने होते हैं 16 नंबर, 40 में से 16 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, ठीक है। तो वन उन्मूलन होता है, यानी कि वनों की कटाई होता है डिफॉरेस्टेशन का मतलब। तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, वनों की कटाई, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। आइए देखते हैं बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जन जागरूकता का कार्य होता है, क्या कार्य होता है। पब्लिक अवेयरनेस इज वर्क डन, किसके द्वारा किया जाता है जन जागरूकता का कार्य। तो पहला ऑप्शन है गैर सरकारी संगठनों द्वारा या संस्थाओं द्वारा। ऑप्शन बी है सरकार द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन सी है शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं मालूम है और अगर उस प्रश्न में ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी का ऑप्शन एक रहेगा, तो उस पर टिक लगाना है, या फिर ए और बी दोनों, ऐसा भी अगर ऑप्शन रहेगा और अगर उसका आंसर नहीं मालूम है तो उस कंडीशन में एकदम उसी पे टिक लगा दीजिए। 95% ऐसे केसेस में वह प्रश्न सही होता है, ऑल ऑफ दिस वाला, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो तीसरा है सबसे घातक प्रदूषण है, द मोस्ट डेंजर रियस पॉल्यूशन इज। तो सबसे घातक प्रदूषण होता है हमारा वायु प्रदूषण, जिसको एयर पॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और एयर पोल्यूशन हो जाएगा तो बहुत सारे लंग्स के, फेफड़े के शिकायत आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्या होता है, सबसे खतरनाक पोल्यूशन वायु पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अगला है चौथा, खाद्य श्रृंखला का आरंभ होता है, फूड चेन जो होता है, जैसे कि घास आया, घास को फिर बकरी खाई, बकरी को फिर हम लोगों ने खाया, फिर मान लीजिए इसी तरह जो आगे चलता है, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक, ठीक है। फिर आदमी मर जाता है या फिर दफना दिया जाता है तो फिर सड़े गले पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर उसी से घास आता है। मतलब एक जो जलचक्र है, जलचक्र की तरह इसमें भी जीवन चक्र चलता रहता है। तो इसी को खाद्य श्रृंखला बोला जाता है, फूड चेन। एंड फूड चेन में जो श्रृंखला आरंभ होती है वह कहाँ से शुरू होती है, घास से, ठीक है, घास से। और ख़त्म कहाँ से होती है, अपघटक से। अपघटक मतलब वही सड़े गले जीवाणुओं में बदल जाता है। जब किसी शव को दफनाया जाता है या फिर कोई पक्षी वगैरह मर गया या जानवर मर गया तो उसके जीव को फिर खा के कीड़ा मकोड़ा, एकदम जीवाणु विषाणु सब दूसरे सड़े गले पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर से घास आ जाता है। तो घास इसका प्रारंभिक चरण होता है और अंतिम चरण होता है अपघटक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक चरण प्लांट्स, पौधे। अब आइए आते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मेजर
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन किसका होता है? तो यह करता है आपका एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का पूछा गया है। अम्ल वृष्टि या बोलिए, चाहे अम्ल वर्षा बोलिए, चाहे एसिड रेन बोलिए, किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, SO2। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। हिंदी में ऑप्शन देना चाहिए लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है यार, क्या बताएं। हिंदी वाले मतलब थोड़ा इंग्लिश पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा जो समाज है, बोला जाता है केवल नाम मात्र के लिए बोला जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पढ़ो इसको, हम लोग देशभक्त नहीं रहे हैं हिंदी, लेकिन कुछ भी नहीं। सब सरकारी कामकाज तो इंग्लिश में ही हो रहा है यार, कहाँ हिंदी है? नाम मात्र का हिंदी है। अगर कुरकुरे का पॉकेट लेने जाएंगे उसमें भी आता है इंग्लिश में लिखा हुआ, तो केवल नाम मात्र में झूठ नाम का हल्ला उड़ा रहा है हिंदी में। और सब वहाँ पे SSC रेलवे जितना भी एग्जाम होता है सब इंग्लिश में कंडक्ट करवाती है। कभी भी क्वेश्चन गलत होता है तो इंग्लिश वाला को सही माना जाता है। हाँ, नहीं तो झूठ मूठ का दोस्त इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा कि हिंदी पढ़ो यार, हिंदी में कुछ नहीं रखा है, सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं रखा है। झूठ मूठ का आपको बहकाओ कहा कि मैं अभी तक बहुत सारे लगभग 15-20 एग्जाम दे चुका हूँ सरकारी नौकरियों के, मुझे मालूम पड़ गया है हिंदी जितना मैं पढ़ा ना उतना अगर इंग्लिश पढ़ा होता ना तो सच में आज बहुत अच्छा नौकरी लिया होता यार, क्या बताऊँ आपको। चलिए, तो इंग्लिश पे ध्यान दीजिए दोस्त। क्वेश्चन है कि किसी एक क्षेत्र में उपस्थित पौधे तथा अन्य जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन एन एरिया कॉन्स्टिट्यूएंट, तो क्या कहा जाता है? जहाँ पे प्लांट रहते हैं यानी कि पेड़ पौधे और एनिमल्स जीव जंतु ये दोनों रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, और इसके अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक, अब आइए देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के आहार स्तर को क्या कहते हैं? फूड लेवल इन अ इकोसिस्टम आर कॉल्ड। तो जब फूड लेवल होता है पोषी स्तर, जिसको हम लोग बोलें कि ये प्रथम पोषी स्तर हुआ घास, दूसरा पोषी स्तर जो घास को खाता है जैसे कि टिड्डा या मेढक, मतलब मेढक तो नहीं खाता यार, टिड्डा वगैरह, ठीक है, तो वो हो गया सेकंड पोषी स्तर। फिर टिड्डा को खा गया सांप, वो हो गया तीसरा पोषी स्तर। फिर सांप को खा गया चील या बाज, तो वो हो गया चौथा पोषी स्तर। तो ये जो पोषी स्तर है ना, लेवल, इसको बोला जाता है हम लोग पोषण स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र के आहार स्तर को, जो एक जीव से दूसरे जीव को खाता है, तो इसको बोला जाता है पोषी स्तर या फिर पोषण स्तर, इंग्लिश में ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा 8 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि DDT डाइक्लोराइड डाई एथाइल, कुछ इसी तरह फुल फॉर्म होता है इसका, थोड़ा देख लीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार क्वेश्चन मैंने 3 साल पहले किया था। देखिए, तो DDT का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, और यह एक प्रकार का उर्वरक होता है, गैर अपशिष्ट प्रदूषक, नॉन बायोडाइग्रेडेबल पॉल्यूएंट। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट होता है, यह गैर अपशिष्ट प्रदूषक होता है। इसका फुल फॉर्म कभी याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछा गया है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेट ऑन, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट डे किया जाता है आपका 22 मई, 22 मई को मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज, जो एक बार ख़त्म होने के बाद ख़त्म ही हो जाता है, उसको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जाता है। तो कौन सा है? पहला है खनिज तेल, हाँ ये तो है जी, खनिज तेल जैसे कि पेट्रोलियम हो गया। कोयला भी एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इस टाइप के जहाँ भी आपको ऑप्शन देखें ए और बी दोनों या फिर इनमें से सभी, तो उस पर टिक लगाना है। ठीक है, आगे देखना है। तो क्वेश्चन है 12 नंबर। थोड़ा सा डकार आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि पीने के पानी अत्यधिक फ्लोराइड का होने के कारण क्या होता है? ठीक है, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर क्यूज्ड। तो दोस्तों, जब हम हमारे पीने के पानी में ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड आने लगता है ना, तब हमारी हड्डियां जो है बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे दांत की भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है, दांतों को मॉटलिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अगर आपको यहाँ पे कैल्शियम की कमी या फिर हड्डियों का कमज़ोर होना भी दे तो उस पर के भी टिक लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन झारखंड में स्थित है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन झारखंड। तो देखिए जो झारखंड में कौन सा स्थित है। देखिए अक्सर एक क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा ही जाएगा नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार से, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा तय रहेंगे, कभी कभी 3 भी हो जाता है। तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क स्थित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क, ये आपका मध्य प्रदेश में है, जिसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कान्हा नेशनल पार्क वहीं पे है, टाइगर के लिए फेमस है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है, और कांजीरंगा नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला है बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है, और यहीं पे सबसे पहले विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना बेतला नेशनल पार्क में हुई थी, और यह आपका पलामू जिला में स्थित है। झारखंड का एक जिला है पलामू, वहाँ पे स्थित है। आगे देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। फर्स्ट अर्थ समिट इज 1992 वाज हेल्ड इन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अब मैंने अभी तक देखा कि 2 साल में पिछले 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन वाला, ठीक है। तो रियो सम्मेलन बोलिए चाहे पृथ्वी सम्मेलन बोलिए, बात एक ही है, जो कि ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील देश है और उसका शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन मनाया गया था, 22 अप्रैल 1992 को। इसीलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस गैस के बढ़ने से होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको द एक्यूमुलेशन ऑफ विच गैस लेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं। हिमालय जितने भी बर्फ़ के पहाड़ हैं, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, वो अगर पिघलने लगेंगे तो हमारे जो समुद्र के छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि द्वीप समूह है, मोरासिस हो गया, लक्षद्वीप हो गया, हमारा अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, इस सब पर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी में जलस्तर बढ़ेगा, पानी बढ़ जाएगा, तो ये सब डूब जाएंगे। तो इससे एक ज़्यादा खतरा हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। 16 नंबर है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, इसलिए वो कहा गया है ना कि धरती मेरी माता, पिता आसमान है। हाँ, वो गाया सुने हैं ना, मुझको तो लगे ये जग क्या क्या है जी। चलिए 17 नंबर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर। देखिए अगर बोले यहाँ पे मानव के लिए ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो मानव के लिए, हमारे लिए ऑक्सीजन का स्रोत है केवल और केवल क्या, केवल और केवल स्रोत है आपका, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधे। लेकिन अगर आपको बोल दें यहाँ पे कि प्रकृति बोला है, नेचर, नेचर में बोले, तब आपको आंसर करना है क्या, मिट्टी और हरे पौधे, ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में 81% या 75% यार, चलिए जो भी हो, मैं भूल रहा हूँ दोस्त, मतलब मिट्टी में 81% लगभग ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, और हमारे वायुमंडल में तो 21% पाया ही जाता है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरे पौधे और मिट्टी। देख लीजिएगा कि मिट्टी में कितना % पाया जाता है, कौन सा चीज़। सबसे पहला तो ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है सिलिकॉन, तीसरा पाया जाता है एल्यूमिनियम। परसेंटेज सब मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम आप ही लोग को देना है अल्टीमेटली। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। द वर्ड इकोसिस्टम वाज द फर्स्ट यूज बाय। तो इकोसिस्टम वर्ड का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, टॉन्सले ने। टॉन्सले एक पारिस्थितिकी विज्ञ थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है, टॉन्सले, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर, भारत का राष्ट्र पशु विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्र पशु क्या है, आपका बाघ है, टाइगर। लेकिन पूछे कि भारत का राष्ट्र पशु बाघ से पहले क्या था, तब आप लोग क्या मारिएगा, शेर। शेर था बाघ से पहले, और अभी है हमारे लोग का बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर जिसको बोला जाता है। आगे देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, मानस
जैव मंडल स्थित है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। तो मानस जैव मंडल कहाँ पे स्थित है? यह है आपका असम में स्थित। यार इस सब जगह घूमने का मन करता है बात सुन के ही, लेकिन गया ना अभी कभी, तो आपको ऐसा मतलब लाइव वीडियो जैसा दूंगा कि लगेगा कि हाँ खुद फील हो गया। चलिए 21 नंबर देखते हैं। विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र कितने हैं? हाउ मैनी हॉट स्पॉट ऑन बायोडाइवर्सिटी आर इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में पूछा है। तो पहले तो इनकी संख्या थी 35, लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है बढ़कर 36। तो 35 की जगह पे अब क्या लिखिएगा? 36। इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। और बैठते हैं तो कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए यार, ऐसे ही मत बैठी जाइए निठल्ले के सा एकदम। यार हाँ बोलो बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्त, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, जानते हैं ना। सांस भी लेना पड़ता है ना, तो एक सांस छोड़ना पड़ता है, तभी जाके सांस ले पाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जैविक कारक कौन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर, यानी कि निम्नलिखित में जैविक कारक कौन है? जिसमें जीवन पाया जाता है उसे ही बोलते हैं जैविक, जिसमें नहीं जीवन पाया जाता है उसमें अजैविक बोला जाता है। ठीक है, बायोटिक और एक होता है मतलब जैविक जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? जैविक। तो देखिए पौधों में जीवन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तापमान क्या जीवन पाया जाएगा? हवा में क्या जीवन पाया जाएगा? लाइट में कहाँ जीवन होता है? केवल जीवन होता है पेड़ पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे। ऐसे क्वेश्चन को अपने माइंड से करना है, ठीक है, केवल एक बार समझने की जरूरत रहेगी। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सी है? मोर है। और मोर को सावन आया बादल छाया, मतलब मोर सावन में नाचते हैं। जंगल में गया भी था, आपको वीडियो भी दिया हूँ मोर का कि कैसे मोर लोग नाचता है, देख लीजिए। चलिए, तो मोर को बनाया गया था 1963 ईस्वी में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कब बनाया गया था मोर का हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी? 1963 में। एक चीज़, जितने भी राज्य हैं उन सभी के पक्षी और पशु का, मतलब विशेष रूप से पक्षी का तो पढ़िए लीजिएगा कि कौन से राज्य का कौन सा राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है। 24 नंबर है, कांटेदार वन पाए जाते हैं। आपका टर्नी फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो टॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आर फाउंड इन आपका राजस्थान एरिया, उसके बाद गुजरात का एरिया, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का एरिया, लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपका राजस्थान में कांटेदार वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है ना, तो पत्ती सब फैल के नहीं रहता है, पत्ती सब ऐसा रहता है, ऐसा एकदम शंकुनुमा सुई के जैसा, ठीक है। तो यही रीज़न है, क्योंकि वर्षा कम होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी फ्लो इज। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिवसीय होता है, एक दिवसीय, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, शोर मापने की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस। तो दोस्तों शोर को मापा जाता है, मतलब कि उस एरिया में कितना ज़्यादा शोर हो रहा है, जैसे कि या फिर बोल सकते हैं ध्वनि की मापने की इकाई, जिसको हम लोग आवाज़ साउंड की तीव्रता बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता, वो तो हो गया हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा हम स्पीड से बोल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है डेसिबल। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह होगा 30 से 35 डेसिबल के बीच में होगा, क्योंकि जनरल जो साउंड होता है हम लोग सुनने की, इसको भी अक्सर पूछा जाता है कि सामान्य जो बोलने की ध्वनि दर होती है, या सामान्य आदमी कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो 35 डेसिबल। किससे मापा जाता है? डेसिबल से। हम लोग जो बातचीत करते हैं वह होता है 30 से 40 डेसिबल के बीच में, या 35 डेसिबल एवरेज निकाला जाता है 30 और 40 के बीच का, तो 35 आता है, या फिर 30 और 40 डेसिबल, ठीक है। DB डेसिबल, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है अभी तक। अगला है स्मॉग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब आपको हर बार 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अक्सर किसी न किसी साल पूछा ही गया है ACC के पेपर में। और मैं लगभग 4 से 5 साल का आपको क्वेश्चन पेपर दे चुका हूँ, तो आपको रीजन नहीं होना चाहिए फेल होने का यार। फिर भी अगर होते हैं तो देखा जाएगा दोस्त ना, क्या करिएगा आप भी। 27 नंबर है, स्मॉग क्या है? व्हाट इज स्मॉग? तो देखिए स्मॉग वह होता है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद हवा मिल जाता है, जल वगैरह मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह मिल जाता है तो हमको बोलते हैं स्मॉग, ठीक है। तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड
NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और जल अगर एक साथ मिल गया तो हम इसको बोलेंगे स्मॉग हो गया है। ठीक है, वातावरण में बहुत अभी स्मॉग है। कुहासा भी हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। 28 नंबर है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कानून कब लागू किया गया? इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका इम्प्लीमेंट कब किया गया? इम्प्लीमेंटेड तो यह किया गया था आपका 1972 में। और 1972 इस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में। और बोला जाता है कि इसके योगदान में बहुत ही बड़ा योगदान था कैलाश सांघल का। उसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे कि अक्सर पूछा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो सालिम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो कैलाश सांघल, याद रखिएगा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली, सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांघल, ठीक है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जीरो फाइट किए जाते हैं तो पाए जाते हैं। जीरो फाइट्स फाउंड इन, जीरो फाइट दोस्तों जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको जीरो फाइट कहा जाता है। तो आपको कहाँ मिलेगा? रेगिस्तानों में। उसके बाद एक होता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो जल में उगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगिस्तान। अगर हाइड्रोफाइट्स पूछे तो जल, हाइड्रोजन और हाइड्रोफाइट्स एकदम एक ही जैसा नाम है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा शिद्दत से मेहनत करता हो ना तो इसमें इजीली 30 से 32 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैं खुद लाया हूँ यार 30 से 32 नंबर। 35 नंबर तक मिल जाएगा, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए, मतलब काफ़ी हो जाएगा 35 नंबर यार। 16 नंबर लाना है उसमें पास है, उससे कम में तो फेल हो जाएंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवोम क्या है? ठीक है, बायोमास आर, जीवोम क्या है? तो जीवोम जंतु और पादप। जब जंतु होता है यानी कि आपका क्या बोलते हैं यार, एनिमल्स और प्लांट को जब एक साथ रखा जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट और प्लांट जहाँ पे एक साथ रहते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं जीवोम। ठीक है, ह्यूमस ये वाला हो जाएगा। पादप तथा जंतु तथा पादपों के समूह को बोला जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि ओजोन स्तर का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन स्तर क्यों है जी? यदि ओजोन स्तर नहीं होगा तो हम लोग के शरीर में पूरा का पूरा आ जाएगा लेयर और त्वचा कैंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण हमारे बॉडी में फैल जाएगा, तो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है या रक्षा करता है। अगर पराबैंगनी किरण आ जाए तो हमें क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी फैलती है पराबैंगनी किरण हमारे शरीर में पड़ने से? तो त्वचा कैंसर। और कभी कभी पूछा जाता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिश्रित होते हैं। और ओजोन का जो गंध होता है ना वह सड़े हुए मछली के समान होता है। किसके? सड़े हुए मछली के समान। अगला है 32 नंबर, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई बोलेगा 0.03% होता है भैया, कोई बोलेंगे नहीं दोस्त मैं तो यहाँ पे ये वाला टिक लगाऊंगा 0.3, कोई बोलेगा 0.345। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ना आपको उलझा दिया है। ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा कि आपको 3 डिजिट तक जाना है। एक मिनट, तो चलिए काम आ गया है यार, जल्दी से कर लेता हूँ। भूकंप को मापा जाता है, 2 मिनट रुक रही। भूकंप को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों भूकंप जो होता है उसको मापा जाता है अर्थक्वेक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको मापा जाता है रिक्टर पैमाना, और हिंदी में भूकंप लेखी भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, रिक्टर पैमाना को। 34 नंबर है, निम्न में कौन सा वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण की चेतना को घोषित किया? तो यह वर्ष क्या था? 1972 में। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, आपको जो टिक लगे उसको टिक लगा दीजिए। 35 नंबर है, शहरों में श्वसन संबंधी बीमारियों का बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो शहर में जितने भी श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं उसका सबसे प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। मैंने बताया फैक्ट्रियों और जितने भी गाड़ी हैं उन सभी से फैलता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा खराब प्रदूषण कौन सा है? तो वही वायु प्रदूषण है। आगे से देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? तो यह किया गया था आपका 1972 में। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसे में आप कौन सा टिक लगाएंगे? मैं खुद भी कंफ्यूजन हूँ, तो आपको भी कंफ्यूजन में रहना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप खुद भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो हमारा जो ओजोन परत है, जिसका अभी हम लोगों ने बताया कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, यह पाया जाता है आपका समताप मंडल में। यहाँ पे इंग्लिश में नाम दिया है, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। सभी के इंग्लिश में नाम कर लीजिएगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, रेनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, जितने भी सभी को याद कर लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश में पूछ दिया है उधवा बर्ड सेंचुरी यानी कि उधवा पक्षी विहार कहाँ है, झारखंड में किस जिले में है। तो यह है आपका साहेबगंज में स्थित है, साहेबगंज से 42 किलोमीटर दूर है। तो ये था क्वेश्चन 39 नंबर। एंड अंतिम क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, समृद्ध आहार जाल इनमें से किसकी निशानी है। रिच फूड वेब इज द साइन ऑफ विच वन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध जैव विविधता का। तो चलिए टोटल 40 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक के सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं, BA BCom BSc। तो आप जिसमें भी पढ़ाई करते हो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें एंड लगा है क्वेश्चन थोड़ा सा जानदार है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी बाय, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो जाना पड़ेगा। थैंक यू।